बड़ा टॉपिक है, इसको डिस्कस किया जाएगा। इतना सबको मालूम ही है। जी सर। 2 वर्ल्ड वॉर हुए, एक चला आपका 14 से 18 के बीच चला था, और दूसरा आपका 39 से 45, एक लगभग आपका 4 ईयर्स चला, जी सर। और ये वाला 6 ईयर्स तक चला था। अब ये दोनों को हम लोग पहले मिला के थोड़ा समझेंगे, फिर अलग करके पढ़ा जाएगा। ठीक, पहले ये बताइए विश्व युद्ध क्यों होता है? सर इसमें कुछ देशों को ही छोड़कर बाकी बहुत सारे देशों में भाग गए। कुछ देश मतलब छूटे थे, जितने सर बड़े बड़े देश थे और जितने शक्तिशाली देश थे उन लोगों ने भाग लिया, और बहुत बड़ी मेहरबानी की। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में जब इतिहास में हम लोग युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल हिस्ट्री की बात पहले वहां से समझाते हैं कि मान लो हमने पढ़ा तराइन का युद्ध, हमने पढ़ा पानीपत का युद्ध, ये युद्ध भी पढ़े हम लोगों ने, इतिहास में आप पीछे पढ़े होंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़े होंगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि वर्ल्ड वॉर के बारे में, विश्व युद्ध थोड़ी देर के लिए भूल रखिए। ये तराइन का युद्ध हो गया या पानीपत का युद्ध हो गया, इसमें क्या पढ़ते हैं या इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें सर किस राजा ने किस राजा को पराजित किया था। बस, तराइन का युद्ध मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 2 हुआ था, जी सर। तो इसमें सन हो जाता है 1191, 1192 और भाषा 1192 और 1192 ये युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और पृथ्वीराज चौहान फोर्थ। सेकेंड इस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक। जनरली पृथ्वीराज चौहान नाम से जाना था, लेकिन पृथ्वीराज के रूप में कहोगे तो तीसरा, ठीक। तो ये दोनों लड़ाइयाँ जिसके बीच में हुई, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई। पहली वाली लड़ाई इन्होंने जीत ली, और दूसरी वाली लड़ाई मोहम्मद घोरी द्वारा जीत ली गई। इस लड़ाई के बाद क्या हो गया? भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त हो गया, और एक और लड़ाई हुई 1194 चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद घोरी ने जयचंद को परास्त किया, और फिर यहाँ पर तुर्की साम्राज्य का लाइन क्लियर हो गया। कितनी लड़ाई पढ़ लिया हम लोगों ने?
तराइन का फर्स्ट, तराइन का सेकेंड और चंदावर का युद्ध। उससे ज्यादा पढ़ा जाता है। मान लो पानीपत का फर्स्ट, सेकेंड 1526, 1556, 26 वाला किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। उससे क्या हुआ? कौन जीता? बाबर जीता। बाबर हुआ क्या? जब भारत में मुगल शासन का मुगल स्थापना साम्राज्य की नींव पड़ गई। ये युद्ध सेकेंड और अब पानीपत, ये क्या था? अकबर और और हेमू के बीच में वो विवाद अकबर और हेमू के बीच में अकबर और हेमू के बीच बेसिकली अकबर अभी यहाँ पर 1542 में पैदा ही हुए थे, तो 13-14 साल के। तो किसके बीच में? बैरम खान, मेन कैरेक्टर। ठीक है, अकबर राजा था, लेकिन बैरम खान और हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरा नाम था, उसके बीच लड़ा गया। हेमचंद्र विक्रमादित्य मध्यकाल में दिल्ली से शासन करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति। अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयाँ लड़ा, 21 जीत गया, एक ही हारा। कौन सी हारा? ठीक। तो हम लोगों ने मान लो 2-4-5 मिनट में क्या जान लिया? तराइन फर्स्ट, तराइन सेकेंड, चंदावर का युद्ध, पानीपत का युद्ध और पानीपत। बहुत सारे हमें बताना जो था कि ये सब टाइप के जो युद्ध होते हैं, इसमें हमें कितना पढ़ना रहता है? इतना ही पढ़ना रहता है, जो भी पढ़े। ठीक, आपने हम तो ऐसे रिवीजन मोड में बताया था, आप जब अपने क्लास में पढ़े होंगे तो इतना ही पढ़े होंगे ना, इसी से ना क्वेश्चन आता है। लेकिन आप जब ये पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक हम लोग, इसमें किसके बीच लड़ा गया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैंने बता ही रखा है ये टॉपिक क्या है, रिटर्न वाला है। डाटा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट भी चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर में दो वर्ल्ड वॉर के लिए कॉमन चीज बता रहे हैं। एक फर्स्ट इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग कि वर्ल्ड वॉर की बैकअप पृष्ठभूमि। दोनों चलेगा। ठीक, वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन थी, मतलब सर्कमस्टांसेस कह लो, पृष्ठभूमि कह लो, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई। अभी इसको भी बताएंगे क्यों विश्व युद्ध कहा गया। दूसरा, वर्ल्ड वॉर का कारण, इसको 2 पार्ट्स में बांट देंगे। एक विभिन्न कारण, ये हुआ वो हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, बहुत सारे कारण। और एक कारण को हम लोग जानेंगे जिसको कहेंगे अचानक वाला, तात्कालिक कारण। फॉर एग्जाम्पल 1857 की क्रांति के विभिन्न कारण थे, आर्थिक थे, राजनीतिक थे, धार्मिक थे, सामाजिक थे, तमाम कारण थे। लेकिन तात्कालिक कारण पूछा जाएगा तो धार्मिक कारण था चर्बी वाले कारतूस के कारण। ठीक, कहने का मतलब बहुत सारे कारण जिम्मेदार होंगे वर्ल्ड वॉर, दोनों के लिए बता रहे हैं कंबाइंड। लेकिन कुछ ऐसी घटना भी हुई होगी जिसकी वजह से ये चीज हो गई, इसके लिए कोई और तात्कालिक कारण रहा होगा, इसके लिए कोई और तात्कालिक कारण आएगा। विभिन्न कारण इसमें और इसमें कॉमन हो सकते हैं। विभिन्न कारण फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे कह लिया जाए कि इन समय में साम्राज्यवाद का विस्तार, औद्योगिकरण के कारण से साम्राज्यवाद का विस्तार यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। सैन्यवाद, सेना बड़ी होती चली जा रही थी, लोग अपने जो हथियार ज्यादा से ज्यादा रखते चले जा रहे थे, वो विभिन्न कारणों में यहाँ भी लगेगा और विभिन्न कारणों में यहाँ पर भी लगेगा। कुछ ऐसे रहेंगे जो कॉमन टाइप भी रहेंगे, इसके अंदर जब जाएंगे तो उसमें कॉमन टाइप भी रहेंगे। तात्कालिक कारण की वजह से क्या हो गया, चाहे इसका अलग होगा तात्कालिक कारण, इसका क्या होगा अलग होगा, इसकी वजह से क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ये 4 साल चला, ये 6 साल चला, और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उसका प्रभाव
अलग अलग क्षेत्रों पर उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा, अच्छा इफेक्ट पड़ा, बुरा इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। यहाँ एक साथ इसलिए भी पढ़ा जाता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक संधि हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, संधियां तो बहुत सारी हुई थी। पेरिस सम्मेलन, पेरिस शांति वार्ता, पेरिस संधि भी इसको कहा जाता है। और वो पेरिस संधि 19 में हुई थी और वो कुछ नहीं थी, उसको भी समझा जाएगा। उसने क्या किया था कि दुनिया को वर्ल्ड वॉर से केवल शांति प्रदान की थी, लेकिन वो शांति केवल क्या थी, 20 इयर्स का केवल विराम था। इस समय में जो भी शांति के लिए काम हुआ, मेनली क्या किया गया इस दौर में, एक लाइन में अगर फिलहाल जानना हो तो जर्मनी को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, उस पर तमाम सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। जर्मनी समझो दबा दिया गया एकदम, उस पर बहुत सारे भुगतान करना है कि विश्व तुम्हारे ही कारण से हुआ है, तुम्हें उसका हर्जाना देना पड़ेगा, तुम्हारे जो उपनिवेश हैं वो दूसरे को दे दिए जाएंगे, तुम्हारे एरिया को दूसरे देशों को दे दिया जाएगा। तो जर्मनी को इतना दबा दिया गया कि दबाव थोड़े समय तक तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या होने लगा, ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर वो धधकना शुरू हो गया, जिसका परिणाम हमको यहाँ पर फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखने को मिलता है। कहने का ये भी मतलब है कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को उतना नहीं दबाया गया रहता, उस पर उतने प्रतिबंध या आरोप नहीं लगाए गए होते, तो हो सकता है इस तरह की कंडीशन न जनरेट हुई होती या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न हुई रहती है। अब ये सारी घटनाएं क्या हो चुकी हैं, जब घटित हो चुकी रहती हैं तो उसको हम लोग को उसी वे में पढ़ना रहता है। लेकिन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, यदि पेरिस की संधि में जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय, वर्ड बोल लो या कह लो बहुत ज्यादा उसको दबाया, फोर्स न किया, ज्यादती न की गई होती, तो आपकी नजर में क्या अगला विश्व युद्ध होता या नहीं होता? नहीं। तो उसकी जब इसकी जब कंडीशंस पढ़ लेंगे कि क्या हुआ, केवल जर्मनी को ही सबने अपना क्या बना दिया, एक प्रकार का पुतला, कठपुतली बना दिया। इस वजह से सबने जर्मनी के साथ तीन तरह से अन्याय हुआ। एक अन्याय उस पर बहुत ज्यादा युद्ध में जो भी हानि हुई थी, करोड़ों अरबों की जो हानि हुई थी, उसके लिए उसमें क्या लगा दिया गया, जुर्माना लगा दिया गया, जो आवश्यकता से बहुत ज्यादा अधिक अमाउंट है, उसको लिख लिया जाएगा। वो आंकड़े ऐसे होते हैं कि याद रहे ना रहे काम चलेगा, लेकिन बहुत अत्यधिक जुर्माना लगा दिया गया। जर्मनी के जो विभिन्न देशों में उपनिवेश समझे रहे, पीछे पढ़े ही रखे, उपनिवेश उससे क्या कर दिए गए, छीन दिए गए। उपनिवेश जिससे उसके आय होती थी, एक तो जुर्माना लगा दी, ऊपर से उसकी जो आय का साधन था वो छीन लिए, प्लस जर्मनी देश को क्या कर दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़े कहने का मतलब कुछ एरिया किसी और देश को दे दिया गया, कुछ एरिया किसी और देश को दे दिया। तो कहने का ये मतलब है भारी जुर्माना, उसके सारे उपनिवेश समाप्त, और जर्मनी के एरिया का लगभग 15% एरिया क्या हो गया, दूसरे देशों को, उसके पड़ोसी देशों को क्या कर दिया गया, दे दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी का एक क्षेत्र है सार क्षेत्र, जो कोयला के लिए बहुत संपन्न क्षेत्र माना जाता है, वो दे दिया गया फ्रांस को। अगले 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया, जहाँ से कोयला या उसको बेचकर उसको क्या होगी, आय होती, वो सारा क्षेत्र किसको दे दिया गया, उसके पड़ोसी फ्रांस को दे दिया गया। तो ये तीन बहुत बड़े काम किए गए, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहां पर क्या होने लगा, लोगों के मन में असंतोष पैदा होने लगा। और उसी असंतोष के दौरान, यहाँ से यहाँ तक के दौरान, कई ऐसे देश हुए जहाँ के जो शासक हुए वो अपने आप में डिक्टेटर थे, तानाशाह टाइप के थे। सबसे फेमस तानाशाह का नाम तो उसका नाम जानते ही होंगे, हिटलर ने क्या किया, उसी असंतोष का फायदा उठाया और यहाँ पर एक देश है पोलैंड, उससे कहा कि हमारा क्षेत्र हमको क्या करो,
बंदरगाह और कुछ क्षेत्र था, फिलिपा देंगे उसको लौटा दो। उसने एग्री नहीं हुआ। अचानक हिटलर ने क्या कर दिया, एकदम अचानक में अटैक कर दिया। फिर पोलैंड को बचाने के लिए और देश कूद पड़े और फिर वहीं से क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर अटैक किया जाना, ये क्या हो गया, तात्कालिक कारण हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण क्या था कि एक उत्तराधिकारी राजकुमार, राजा बनने वाले राजा रानी थे, उनकी सर्बिया के सर्ब जनजाति के लोगों ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तब सर्बिया पर ऑस्ट्रिया के जो देश था उसने उस पर 10 प्रतिबंध लगाए, 10 प्रतिबंध लगाए, जो वो स्वीकार सब कर लिया, एक नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक। बेसिक हमने ये बता दिया कि ये सब जैसे आप इतिहास में लड़ाइयाँ पढ़ते आते हैं तो उसमें क्या है, आपको सन याद होना चाहिए, कौन सा पक्ष और प्रतिपक्ष था, किसके बीच लड़ा क्या, और एक लाइन में उसका क्या इफेक्ट पड़ा। लेकिन यहाँ जब हम लोग प्रभाव या उसको ऐसे भी कह सकते हो परिणाम लिखेंगे तो एक एक पन्ना भर जाएगा। यहाँ परिणाम में क्या है, ये वन लाइनर परिणाम है, गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया, हेमू हार गया, सब एक लाइन के परिणाम के रूप में। लेकिन यहाँ जो है उसका परिणाम भी पड़ा और आगे क्या इफेक्ट पड़ा, फर्दर उसका प्रभाव का आगे क्या इफेक्ट पड़ा वो भी जानना रहता। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इस तरह से हम 3 पार्ट्स में इसमें बटा हुआ है, फिर इसमें तो कई सारे पार्ट बटेंगे, उसमें ही बांट के पढ़ा जाता है। अब वर्ल्ड वॉर क्यों कह दिया गया, जैसे शुरू नहीं आपने बताया कि दुनिया में 7 महाद्वीप, एक एक को छांट पे चलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप शामिल था इसमें नहीं, क्यों, अंटार्कटिका महाद्वीप वो आइस से वहाँ पे कोई उसको निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, कोई रह नहीं सकता, माइनस में वहाँ परमानेंट टेम्परेचर रहता है। सिर्फ वैज्ञानिक शोध दल के लोग वहाँ जाकर रिसर्च काम कर सकते हैं, वहाँ जीवन पॉसिबल नहीं होता है। एक बाहर हो गया महाद्वीप पूरा। ऑस्ट्रेलिया नहीं, हाँ, लेकिन ना कनेक्ट में उतना कनेक्टिविटी उसकी एकदम नीचे साइड में अगर ऐसे महासागर, अगर इस तरह से उसको 7 महाद्वीप को हम लोकेट करें तो यहाँ आपका आ जाएगा अंटार्कटिका, यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आ जाएगा साउथ अमेरिका, इधर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, इस साइड में आ जाएगा अफ्रीका, ये है में यूरोप और इससे टचिंग आपका ठीक। ये 7 महाद्वीप हो गए, 3 4 5 6 7, यहाँ कोई रहता नहीं। ये उतनी कनेक्टिविटी ही नहीं। इस महाद्वीप के भी लोग अलग टाइप के थे, अलग कहने का ऐसे अलग रहते थे, उपनिवेश टाइप था। अफ्रीका आज भी अन्य महाद्वीप कहलाता है, उपनिवेश टाइप था। एशिया के भी इलाके उपनिवेश टाइप के रूप में थे। नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट यूएसए वाला स्वतंत्र हो गया, यूएसए था, एक यूएसए था, हम लोगों ने अमेरिकी क्रांति पढ़ी। तो मेन कौन थे, यूरोप। मेन जो अगर कहा जाए यूरोपीय देश, चाहे वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करो चाहे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करो, ठीक है, अमेरिका का रोल आ गया था, एशिया के कुछ इधर वाले इलाकों का रोल आ गया था, लेकिन अफ्रीका कहो, साउथ अमेरिका कहो, अंटार्कटिका कहो या ऑस्ट्रेलिया कहो, वो उसमें पार्टिसिपेट था नहीं। तो कहने का मतलब इस तरह से भी आप थोड़ा सा जानते रहो, ताकि ये आपसे इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि इसे विश्व युद्ध कहा जाता है, परंतु अधिकांश दुनिया के महाद्वीप तो इसमें शामिल ही नहीं थे, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, तब क्या बताओ, शक्तिशाली जो उस समय के जो देश थे शक्तिशाली थे, जहाँ पर
चीजों का विकास हो रहा था, उनके बीच युद्ध लड़ा गया। इसलिए विश्व कहने का मतलब यहाँ तो सब उपनिवेश वाली चीजें थी, यहाँ कोई रहता नहीं था। इस महाद्वीप से की कनेक्टिविटी थोड़ी थी, इस वजह से विश्व कहने का मतलब यहाँ यूरोप, एशियाई कुछ क्षेत्र और अमेरिका के ही क्षेत्र को उसमें शामिल किया गया। और विश्व कहने का और क्या सेंस हो गया? एक तो ये सेंस हो गया सारे महाद्वीप इसमें पार्टिसिपेट नहीं थे, लेकिन मेन बड़े बड़े जो देश थे, चाहे आप जर्मनी कहो, फ्रांस कहो, ब्रिटेन कहो, सब ब्रिटेन ही तो मेन था औद्योगिक क्रांति या इस तरह की चीजों के लिए, यही तो मेन था। और कोई वजह विश्व युद्ध कहने का? ये सर जो जी सर, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर है। इसका प्रभाव जो है, जैसे यहाँ उपनिवेश स्थापित थे जहाँ भी, उन पर भी उसका इफेक्ट पड़ा। और इसके बाद ही क्या हुआ, ये दौर के बाद जो उपनिवेश थे वो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, क्योंकि देशों के पास इतना ज्यादा नुकसान हो गया था। जो पावरफुल देश थे अपने उपनिवेश बनाए हुए थे, किस बल पर? पैसे के बल पर, शक्ति के बल पर। तो जब वर्ल्ड वॉर में नुकसान हुआ, मारे गए अकेले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसका भी बता देंगे, इसका जानिए, 2 करोड़ सैनिक मारे गए, 2 करोड़ सैनिक और 4 करोड़ नागरिक मारे गए, 6 करोड़ लोग मरे थे। और घायल कितने होंगे तो नहीं आप जोड़, 6 करोड़ लोग कम से कम घायल, 6 तो मर गए, इसमें 6 करोड़ लोग मारे गए थे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और पैसे रुपए की बात करो तब तो अरबों खरबों का जो है नुकसान हो गया था। तो कहीं पर भी उपनिवेश बना पाना क्या था, अब पॉसिबल नहीं होना था। तो ये जो दौर था, इसके बाद का अगला 10 to 15 ईयर्स, 47 में भारत पाकिस्तान आजाद हुए, 49 में चीन स्वतंत्र हुआ, और भी छोटे छोटे तमाम उपनिवेश थे। तो ऐसा कहा जाता है कि 1950 से 60 के बीच ज्यादातर जो उपनिवेश थे इन देशों के, वो क्या हो गए? आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। और फिर यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के आया, जिसको कहा जाता है गुट निरपेक्ष शासन। कई तरह के कंसेप्ट है। ये क्या है गुट निरपेक्ष? सर, जो उस समय 2 गुट बन गए थे, यूएसएसआर या यूएसए, उन दोनों से अलग रहना, केवल अपने हित के लिए उन लोग से दोनों से जुड़ना। यूएसए एक तरह का 2 गुट बने थे, 2 दूरी में दुनिया बट गई थी। बाकी दुनिया तो कुछ थी नहीं, या तो कोई रहता नहीं था, या तो वो सब क्या थे, गुलाम थे, उपनिवेश थे। ठीक है, तो दुनिया 2 पार्ट्स में बट गई थी। एक को कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड, एक को कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में यूएसए पूंजीवाद मतलब नहीं यार, इकोनॉमी को कलेक्शन के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसे देशों को क्या कह दिया जाए, फॉर एग्जांपल यूएसए, पूंजीवाद, या उसको जो फॉलो करते थे पूंजीवाद, उसको पहली दुनिया के देश कहा गया। दूसरा क्या बन गया? समाजवाद या साम्यवाद। समाजवाद मतलब पूंजी या इकोनॉमी पर किसी राज्य का, सरकार का चलाने का होगा, लेकिन उसमें सबका क्या होगी? सहभागिता होगी। उसी को क्या कह दिया जाता है? समाजवाद। इसमें आपका मेनली रूस, इस वजह से रूस और उसके आसपास के देश, उसको कह दिया जाता है यूएसएसआर। तो एक पहली दुनिया हो गई, एक दूसरी दुनिया बन गई थी, जिसको 2 धुरी देश या 2 धुरी के रूप में जाना गया। और इनके बीच इसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष मतलब लड़ाई वैचारिक होने लगी कि पूंजी को महत्व दो, उसने कहा नहीं, समाज को महत्व दिया जाएगा। इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ आरंभ हो गई। वो लड़ाई ऐसी नहीं थी कि युद्ध वाली लड़ाई, लड़ाई कहने का मतलब वैचारिक लड़ाई, वस्तुओं की लड़ाई या सिद्धांतों की लड़ाई होने लगी। और उसी को इतिहास में क्या कहा जाता है? कोल्ड वॉर।
कोल्ड वॉर चलता रहा। कब तक चलता रहा? 91 तक शीत युद्ध चलता रहा। और 91 में ये शीत युद्ध एक तरह से तब खत्म हुआ जब ये जो संगठन है वो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन कंट्रीज का जो समूह था वो संगठन समाप्त हो गया और उसी को कहा जाता है शीत युद्ध का समाप्ति। लेकिन उसी के पहले शीत युद्ध जब चल ही रहा था तो तमाम सारे देश क्या हो गए? आजाद हो गए। और उन्होंने कहा कि हम किसी गुट में नहीं किसी के गुट निरपेक्ष, जो दो गुट बन गए थे उनके हम क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। उनकी बात ठीक है अपनी जगह, उनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम आपस में क्या करेंगे? समझौते करेंगे, डील्स करेंगे, इकोनॉमी आदान प्रदान करेंगे, लेकिन उन दो देशों से हम अलग रखेंगे अपने को। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किस वजह से हो गई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर। शीत युद्ध कब आरंभ हो गया? जब ये दो गुट बन गए उसके बाद आरंभ हो गया। तो बताने का ये मतलब है कि परिणाम में बहुत सारे परिणाम होते हैं। एक वर्ड हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, उसको कहा जाता था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? हमारा देश सर्वोपरि। इस कंसेप्ट को क्या कहा गया? राष्ट्रवादी सिद्धांत कहा गया। लेकिन यहाँ क्या हो गया? अब राष्ट्र का मतलब नहीं रह गया, अब गुट बनने शुरू हो गए। समान हितों वाले देश आपस में क्या हो गए? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो गई। तो अब राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट चलता चला आ रहा था औद्योगिक क्रांति से या रिनेसा के बाद से, अब उसमें क्या हो गया? एक विराम लगने लगा, नया कंसेप्ट आने लगा। पहले के टाइम के जो राजवंश थे वो गायब होना शुरू हो गए। एक बड़ा खास राजवंश है जिसको आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तुर्की में एक राजवंश चला करता था, उसे राजवंश नहीं कहा जाएगा, उसका शासन कहा जाएगा, राजवंश नहीं कहा जाएगा। उसको खिलाफत, खलीफा का शासन चलता था। तो ये हम लोग यहाँ पे भी पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में। 1919 खिलाफत आंदोलन इंडिया में चला था। तो ये क्या हुआ? तमाम सारे राजवंशों के द्वारा जो शासन किया जा रहा था वो भी खत्म होना शुरू हो गया। और इस बीच में भी जैसे मैंने बताया ये जो दौर था, इस 20 साल में कई डिक्टेटर, फॉर एग्जाम्पल हिटलर, मुसोलिनी, इस तरह के कैबूर इटली में था, इस तरह के तमाम डिक्टेटर्स के हाथ में शासन चला गया। और डिक्टेटर्स के हाथ में शासन जाने से कुछ मामलों में तो सही रहा वो, इसलिए सही रहा क्योंकि जो यहाँ से इकोनॉमी डैमेज होना शुरू हुई। इकोनॉमी डैमेज का एक पॉइंट आता है, उसको आप लोग हो सकता है अर्थव्यवस्था में भी पढ़े हो। इसे कहा जाता है विश्व इतिहास में आर्थिक मंदी का दौर रहा। ये पूरा डेकेड मतलब 10 साल क्या रहा? इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर रहा, जो 29 से स्टार्ट हो गया। मेनली इस साल सबसे ज्यादा असर रहा। 5 ईयर्स से अगर बात करो तो 34 तक इन 5 सालों में रहा। लेकिन अचानक उसमें चीजें सुधर तो जाती नहीं है। कहने का ये मतलब है इस दौर में कुछ हद तक जो तानाशाह शासक थे उन्होंने व्यवस्था को सुधार भी दिया, लेकिन पूरी तरह से सुधार पाने में सक्षम नहीं थे। इसकी वजह से आर्थिक मंदी आई। और आर्थिक मंदी ये जो आई 29 में, उसका मेन कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक और अलग टॉपिक है, उसको यार थोड़ा सा बता देते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? 10 साल बाद देखने को मिला, मान लो यहाँ से 19 से जोड़ो 29, 10 साल बाद वैश्विक आर्थिक मंदी देखने को मिला। इस वर्ल्ड वॉर से ये वर्ल्ड वॉर बड़ा भी था। क्यों? ये 4 साल चला, ये 6 साल, 2 साल वैसे ही टाइम पीरियड बढ़ जा रहा है। इसके अलावा इसमें मैंने बता ही दिया 6 करोड़ लोग मारे गए। इसमें लगभग 80 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग अपाहिज हुए थे। इसमें 6 करोड़ लोग मारे गए और मान के चलो उसका डबल
घायल हुए होंगे, कहीं ना कहीं से चोटिल हुए होंगे। तो इस वर्ल्ड वॉर की तुलना में ये वर्ल्ड वॉर और क्या था, विकराल था, भयावह था, ज्यादा नुकसानदायक था। इस वर्ल्ड वॉर के बाद तो क्या हो गया, आर्थिक मंदी 10 साल बाद, कुछ साल तो बचा ले गए लेकिन प्रॉपर नहीं बचा पाए, इसलिए वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई। लेकिन इसके बाद हम लोग कभी जो है वैश्विक आर्थिक मंदी का जिक्र नहीं पढ़ते इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि सर इससे लोग वो ले ली तो सबक कि हाँ इसके बाद आ सकता है, ये चीज़ें हम लोग को बचानी होगी ताकि फिर इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा ना हो। सबक ले लिया, सबक ले सीधी लिया। सी बात है। इसके बाद से क्या कर लिया गया, सबक ले लिया गया कि इसके बाद ये हुआ है तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसका और कई गुना भयावह रूप आ सकता है। तो इसी दौर में तमाम सारे अर्थशास्त्रियों ने, चाहे वो कीन्स हो गए, चाहे और भी अर्थशास्त्री हो गए, उन लोगों ने तमाम सारी योजनाएं बनाई और उन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि वर्ल्ड वॉर इधर खत्म हुआ और IMF का गठन हो गया। जी सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसका नाम ही है वर्ल्ड बैंक, जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्थाओं को मिला के बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक कोई वर्ल्ड बैंक नहीं, ये 5 वित्तीय संस्थाओं को मिला के बोला जाता है। इसमें सबसे जो मेन संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्ट करना मतलब जो टूट गया उसको बनाना, एंड डेवलपमेंट मतलब विकास करना, ठीक है। तो इस तरह की चीजों पे हो जाने से ही क्या हुआ, ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। यही वो दौर था जब दुनिया ने पहली बार बेरोजगारी का कंसेप्ट देखा। जो बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके पहले तक दुनिया को अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज के बारे में नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? अब आप उसको ऐसे भी जान सकते हैं कि बहुत सारी, इंडिया की हम बात बता दें, फैक्ट्री स्थापित होती थी, उसमें काम करने वाले लोग रेडी नहीं होते थे, लेकिन कोई समझदार व्यक्ति मान लो चला गया काम करने, तो उसको क्या किया जाता था, जाइए आप अपने गांव, वहाँ से 2, 4, 5, 6 लोग को आप क्या कीजिए, लेके आइए, पकड़ के जाइए या किसी भी तरह से ले आइए। तो हम लोग के समझ लो नाना वाना के टाइम में वो अपने गांव आते थे, जो जरूर 2, 4, 10 लोग को ले जाते थे और वहाँ उनको आसानी से क्या हो जाता था, नौकरी मिल जाती थी, काम मिल जाता था। किसी अपने पुराने बुजुर्ग से बात सुने भी होंगे, वो मुश्किल नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले टाइम पे अपनी खेती छोड़ के कोई दूसरे के यहाँ नहीं जाना चाहता था। लेकिन यहाँ से एक चीज शुरू हुई। एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जॉन मेनॉर्ड कीन्स, उन्होंने बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसी बुक में उन्होंने पहली बार बेरोजगारी को व्याख्यायित किया था, बेरोजगारी की व्याख्या की। तो कहने का मतलब इस तरह की प्रॉब्लम उत्पन्न हुई जिसकी वजह से बेरोजगारी और भी तमाम तरह की दिक्कत हुई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं देखने को मिला। वजह उसकी ये थी कि तमाम सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन हो गया। इसके बाद एक संस्था का गठन हुआ था, उसको कहा जाता है राष्ट्र संघ। पढ़ेंगे अभी इसको भी, युद्ध ना हो इसलिए एक संस्था बना दी गई, लेकिन उसके पास उतना पावर ही नहीं था। कुछ लोग उसकी बात मानते थे, जो उसको जो ठीक लगता था वो करता था, जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे वो लोग उससे अलग भी हो जाते थे। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ उधर बना, ये राष्ट्र संघ 19 में उसी का बड़ा भाई समझ लो। राष्ट्र संघ इस वर्ल्ड वॉर की इसमें बना ना, संयुक्त राष्ट्र, इसमें राष्ट्र संघ बना, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं था जितना यूएनओ इफेक्टिव है, उतना वो इफेक्टिव समझ लो यूएनओ के पहले की कड़ी है उसका। तो यूएनओ के पहले की एक संस्था है, उसको राष्ट्र संघ के रूप में जाना जाता है। मेन देश उसमें शामिल ही नहीं हुए। कौन नहीं शामिल हुआ? अमेरिका नहीं शामिल हुआ, जिसने वो कंसेप्ट दिया वही खुद नहीं शामिल हुआ। दूसरा, रूस नहीं शामिल हुआ। तीसरा, जर्मनी को तो लोगों ने ऐसे ही दरकिनार कर रखा था, तो उसको शामिल नहीं किया गया। तो मेनली राष्ट्र संघ में बड़े बड़े देश शामिल नहीं हुए
और जो शामिल हुए वो अपने ही हितों के लिए शामिल हुए। जब उनको ठीक नहीं लगता था तो उससे धीरे से क्या हो जाते थे, निकल जाते थे। तो ये उतना कारगर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ का गठन हुआ, जो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में आज भी मौजूद है और तमाम सारे इस तरह के अच्छे वाले काम या विकासात्मक काम में इसका बहुत योगदान रहता है। ठीक, तो 3-4 चीजें मैंने बता दी। अब मेन टॉपिक पर आएंगे हम लोग कि वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल किसी लड़ाई की तुलना में क्या था, बहुत बड़ा था। बहुत सारे देश इसमें थे और उन देशों का सारा चीज लग जाता था। सारा चीज लग जाता था मतलब आर्मी, मिलिट्री, नेवी, ये तो यार डायरेक्ट लग गई ना। लेकिन चूंकि नुकसान जब होता था तो प्रोडक्ट्स बनाना है, फैक्ट्री में हथियार बनाने हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है तो दवाइयाँ बनानी है, तो क्या हो गया, मतलब केवल यहाँ या ये सब लड़ाइयों में क्या होता था, सेना की लड़ी, जीती हारी चलिए। यहाँ क्या था, नागरिक भी लगे हुए हैं, नागरिक भी मारे जा रहे हैं, लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, काम बढ़ गया, साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इसी समय ना आ गया था 1942 में अमेरिका के शिकागो में एंट्रिको फर्मी ने पहली बार क्या किया था, वो परमाणु भट्टी बनाई थी जहां टेस्ट किया गया और वैज्ञानिक भी लगे। तभी तो 45 में एटम बम क्या हो गया, निकल के सामने आ गया। अचानक थोड़ी बम बन के तैयार हो गया होगा। तो कहने का मतलब सारे लोग इसमें क्या थे, लगे हुए थे। आर्मी, मिलिट्री, नेवी तो डायरेक्ट मान लो लगी थी, लोग भी लगे हुए थे, डॉक्टर भी लगे हुए थे, मजदूर भी लगे हुए थे। भाई युद्ध में पुरुष मारे जा रहे थे तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता था, उनको बाहर निकल के काम करना पड़ रहा था। इस मामले में आप कह सकते हैं। तो अगर आपसे कभी इस तरह से रहे कि बहुत सारे देश तो शामिल ही नहीं थे, तो आपको क्या बताना है इसमें, ठीक है यहाँ कोई रहता ही नहीं था, इरादे करो, ये बहुत दूर पड़ रहा था, ये यहाँ पे क्या था, उपनिवेश, कॉलोनीज थी, यहाँ पर भी कॉलोनीज थी। मेन आपका क्या हो गया, यूएसए इधर हो गया, यूएसए हो गया और बाकी फिर ये क्या हो गए, यूरोपीय देश हो गए। उनके बीच लड़ा गया, जल में लड़ा गया, स्थल में लड़ा गया, वायु में लड़ा गया, हॉस्पिटल्स में लड़ा गया, भाई मरीज जो जा रहे थे वो, फिर फैक्ट्रीज में लड़ा गया, शोध के लिए लड़ा गया, औजार बनाने के लिए, तो हर क्षेत्र में हुआ। इसलिए इसका प्रभाव क्या हुआ, काफी व्यापक हुआ। और आगे इसका भाई एक सवाल है भी, उसको किया भी जाएगा, बताएंगे भी इसको, कि दुनिया ने उसके पहले तक विकराल युद्ध कभी नहीं देखा था। आप उसकी व्याख्या कीजिए तो क्या बताना रहेगा उसमें। दुनिया ने विश्व युद्धों के पहले, ऐसी पे सवाल बन गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया ने किसी विकराल युद्ध को नहीं देखा था। ठीक, तो उसके पहले क्या होता था, क्षेत्रीय लड़ाइयाँ हुआ करती थी, एक देश दूसरे देश से लड़ गया, बहुत हुआ, तीसरा देश उसमें हस्तक्षेप कर दिया, यहाँ ये उससे लड़ा है, वो उसका दोस्त है तो वो उसको बचाने आ गया, वो उसको नुकसान पहुंचाया तो उससे लड़ने चला आया। इस तरह से बहुत सारे देश आपस में लड़ पड़े। और सबसे खास चीज ध्यान में रखिएगा कि अभी का जो वर्तमान जो राजनीति चल रही है उसमें क्या हो रहा है कि कई बार न्यूज में जब से ये रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यही तीसरे विश्व युद्ध की क्या है, शुरुआत है। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर का एक और इफेक्ट पड़ा, परमाणु बम का अमेरिका ने टेस्टिंग कर ली, उसकी भयावहता पता चल गया। इसके बाद दुनिया भर में क्या हो गई, होड़ लग चुकी परमाणु बम बनाने की। दुनिया के मैक्सिमम बड़े देशों की अगर गिनती किया जाए उनके पास एटॉमिक वेपन्स मौजूद है। तो अगर भाई ये जो लड़ाई अभी चल रही है वर्तमान में, उसको शांत न किया गया और किसी ऐसे देश जिसके पास परमाणु बम है उस पर कोई हमला हो गया या उसको नुकसान हो गया और उसने इस तरह का अटैक कर दिया, तो दुनिया क्या हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर अग्रसर हो जाएगी। और इस वर्ल्ड वॉर के बाद किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने या व्यक्ति ने बोल दिया था कि दुनिया ने अगर तीसरा विश्व युद्ध लड़ा तो अगली लड़ाई इंसान जो है पत्थरों से लड़ेगा। पत्थरों से लड़ेगा मतलब पूरा पाषाण का
मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पत्थरों से लड़ाई उसी समय न होती थी, पाषाण स्टोन एज उसी में कहते थे। क्यों? फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर वही पूरा पाषाण काल, इक्का दुक्का इंसान बचेंगे तो फिर वो धीरे धीरे क्या होंगे, डेवलप होना शुरू होंगे, विकास होना शुरू होगा। तो फिर इंसान क्या है, चौथी लड़ाई अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर इंसान ने लड़ लिया तो दुनिया क्या हो जाएगी, अभी पढ़ाई लिखाई साहब जो है कहानी खत्म हो जाएगी दुनिया में, और खत्म हो जाएगी, इक्का दुक्का कहीं बचेगा इंसान, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होगा तो उसके पास हथियार थोड़ी होंगे, तो वो फिर पत्थर मार मार के एक दूसरे से लड़ेगा, तो वही इंसान क्या हो जाएगा, एकदम बैक टाइम में चला जाएगा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ लिया गया तो मैक्सिमम देश की बात जान रहे हैं कि जो एटॉमिक हथियार होते हैं, परमाणु बम होते हैं, वो अपने आप क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदायक। उस समय तो नुकसान देंगे ही, जहां फूटे वहां तो गया ही, वो लंबे समय तक प्रभाव देते हैं, क्योंकि एटॉमिक बम से निकलती है आपकी रेडियो एक्टिव वेव्स, अल्फा बीटा गामा किरणें, और ये किरणें सक्षम होती हैं सेल्स को डैमेज करने के लिए। हमारे बॉडी सेल से बनी हुई है, और सेल्स को डैमेज करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है वो जापान के 2 शहर, हिरोशिमा, नागासाकी। कोई डेट बताएगा कब? 6 अगस्त को हिरोशिमा, 6 अगस्त हिरोशिमा, 1945 दोनों है, और जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त नागासाकी पर। यहाँ वाले बम का नाम, यहाँ वाले बम का नाम फैटमैन। ये परमाणु बम गिराया गया। उस समय तो जो जापान में गए ही, लेकिन उन बम से उत्पन्न होने वाली जो विकिरण थी, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन था, उसका ये असर पड़ा कि इन 2 शहरों में पैदा होने वाले जो बच्चे थे वो अपंग ही होते थे, गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, मतलब सेल को डैमेज कर दिया। वो सेल डैमेज हुई तो हो सकता है वो लूले हो गए, लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, मानसिक विकार हो गया, किसी न किसी रूप में वो अपंग। ये जो रेडिएशन होता है ये 1-2 दिन में नहीं जाता, ये बरसों बरस वायुमंडल में मौजूद रहता है, जिसके कारण से पीढ़ियां क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, या नस्लें खराब हो जाती हैं। तो परमाणु बम का एक तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और एक क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म की इफेक्ट देखने को मिलता है। तो फिलहाल तक पे आप ये जान गए कि वर्ल्ड वॉर, इसे विश्व युद्ध की संज्ञाएं क्यों दी जाती थी। तो अभी तक हम लोग जान रहे थे बहुत सारे देश लड़ते थे, ठीक है, लड़ते थे, कैसे लड़ते थे, जल थल वायु तीनों में लड़ते थे। और क्या जाने कि केवल देश के सैनिक ही नहीं लड़ते थे, लोगों को भी उसमें क्या होना पड़ता था, इन्वॉल्व होना पड़ता था। इस वजह से ये व्यापक हो गया, इसलिए विश्व युद्ध कहा गया। और उन विश्व युद्धों का जो प्रभाव है उस समय तो देखा ही क्या, और पुरानी चीज को चेंज हुई, नई व्यवस्थाएं आई, और लॉन्ग टाइम तक उसका इफेक्ट देखने को मिला। कुछ इफेक्ट अच्छे देखने को मिले, कुछ इफेक्ट क्या हो गए, बुरे देखने को मिले। अच्छे इफेक्ट क्या हो गए, गुड से अलग होने की कंडीशंस हो गई। बुरे इफेक्ट क्या देखने को मिले, अब यहाँ पे युद्ध होने का कारण सैन्यवाद को बढ़ावा मिला था, तो यहाँ पर क्या हो गया, परमाणु हथियारों की होड़ हो गई, नई दवाओं का डेवलपमेंट होने लगा, चिकित्सा की नई चीज। तो कुछ अच्छी भी चीजें हुई, लेकिन कुछ खराब चीजें भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसका काफी उस समय तो व्यापक असर पड़ा ही, करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, अरबों खरबों का नुकसान हुआ। लेकिन पुरानी व्यवस्थाओं में चेंज हुआ, नए कंसेप्ट आए, पुरानी व्यवस्था समाप्त हुई, नए देश तक उभरे थे। अभी इस पे जिक्र नहीं हुआ है, बता देंगे। कई सारे नए देश निकलकर सामने आए, कई सारे निवेशों का सिस्टम ही खत्म हो गया। इस तरह से क्या कहा जाता है, ये विश्व युद्ध अपने आप में विभीषिका का रूप है। और एक साथ इसलिए बता दिया क्योंकि ये एक अपने आप में क्या माना जाता है, विराम माना जाता है। और विराम क्यों, जर्मनी दबा हुआ था, जर्मनी दबा हुआ था, और उसका दबाव क्या हुआ, हिटलर के कारण से, जुर्माने की वजह से, लोगों में असंतोष की वजह से वो क्या हो गया, फूट पड़ा। पोलैंड से उसने अपने राज्य की मांग की, पोलैंड देने को तैयार नहीं था। हिटलर ने तुरंत क्या कर दी, सेना भेज दी। हिटलर को इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है,
हिटलर का नाम सुनते ही बहुत दिमाग में जो है खतरनाक वर्ड आ जाता है। मारने का सेना लेके जाता था, मारने का स्टार्ट पहुंच गया जब उस जगह पे, सेना वापस आने के लिए जिस जहाज से गई थी उस जहाज को वहीं पर उड़ा देता था। अब पहुंचे हो वहां पर तो लड़ो, जीत जाओगे तो वापस आओगे, नहीं तो वहीं पर उसकी सेना अपने आप में क्या हो जाती थी। अब एकदम कोई उपाय ही इन लोगों के पास नहीं बचता था। मतलब जिस आप यान से गए हुए हैं, नाव से जिस यान से आप गए हुए हैं लड़ने के लिए, वहां उतार दिया जाता था, फिर तोप से उसको यान नाव को उड़ा दिया जाता था। अब सैनिक क्या हुए, फंस गए। अब उनको क्या है, लड़ना ही लड़ना है, पीछे मुड़ के वो नहीं भाग सकते। जीत गए तो फिर नाव बना के फिर वापस आ पाएंगे, नहीं तो फिर उनके पास उपाय नहीं होता। तो इस तरह का वो क्या था, मतलब हार्ड रूल, हार्ड तानाशाह के रूप में था। प्लस जर्मनी में जो अल्पसंख्यक यहूदी वर्ग के लोग थे, तो उन्होंने कहा ओरिजिनल जो जर्मन्स हैं वो दुनिया में शासन करने के लिए पैदा हुए, दे आर बेस्ट। उसने एक सिद्धांत दिया, जर्मन्स आर द बेस्ट टू रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाकी जो वहां पे रह रहे हैं वो सब क्या है, सही प्रजातियां नहीं है, तो एकदम सफाई करवा दिया, भयानक नरसंहार जिसको कहा जाता है। एकदम जो है उसने इस तरह से वो जिसको लेके जाता था उसको उस तरह से वो दिक्कत में डाल देता था, नाव उड़वा देता था। और जो वहां रह रहे लोग हैं अगर बेस्ट नहीं है तो खत्म कहानी। इस तरह की उसके द्वारा डिक्टेटरशिप थी, इसीलिए वो अपने आप में काफी और भी हार्ड रह चुके हैं। मुसोलिनी है, कैबूर है, ये सब भी थे, लेकिन हिटलर का नाम इसीलिए सबसे लिस्ट में हाई रैंक पर आता है क्योंकि उसकी इस तरह की पॉलिसियां हुआ करती हैं। ठीक, तो फिलहाल कुछ चीजें जान गए। अब हम लोग इसको जो है अब बांट के पढ़ा जाएगा, इसको पूरा पढ़ा देंगे, तब दोनों के अलग अलग सवाल और फिर एक सवाल कैसा रहेगा, मिलाकर कंबाइंड भी रहेगा। ओवरऑल थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने बता दिया, पॉइंट्स ऐसे ही चलेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि, उसका कारण, नॉर्मल कारण, अचानक कौन सा कारण हुआ जिसके कारण वर्ल्ड वॉर हो गया, उसका क्या इफेक्ट पड़ा लॉन्ग टर्म तक, और एक इफेक्ट जो लास्ट में हम लोग लिखेंगे वो इफेक्ट क्या होगा, उसको अगले वर्ल्ड वॉर के लिए तैयारी की बात होगी। ठीक, ये बात समझ में आई। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, उसमें हेडिंग डाल लेंगे पृष्ठभूमि, उसमें हेडिंग डाल लेंगे पृष्ठभूमि। हाँ, पृष्ठभूमि, बैकअप। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व दुनिया के 6 प्रमुख देश थे। एक वर्ड आता है ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल इंटेंट दिया है। 6 प्रमुख देश थे, 6 का नाम लिख लेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान में फर्स्ट में नहीं था, सेकंड में उभरा हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, इटली। फिर से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, इटली। ये मेन देश। नेक्स्ट टाइम में इसी पृष्ठभूमि में ही रहेगा। इन देशों के बीच आपसी तालमेल था, आपसी तालमेल था एवं वैवाहिक संबंध थे। नेक्स्ट पॉइंट, परंतु
जर्मनी के एकीकरण से इंग्लैंड एवं फ्रांस के लिए इंग्लैंड एवं फ्रांस के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई। जर्मनी पावरफुल होने लगा तो इंग्लैंड और फ्रांस जो मेन उपनिवेशवादी देश थे उनको प्रॉब्लम होने लगी, चुनौती उत्पन्न होने लगी। लाइन चेंज। औद्योगिक क्रांति से भी परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा। औद्योगिक क्रांति होने से भी कंडीशन में चेंजेस आना शुरू हो गए। क्या औद्योगिक क्रांति से चेंज हुआ? पीछे पढ़ रखे हैं, आप बता सकते हैं, बताइए। बता सकते हैं, हम शॉर्ट में बता सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? उत्पादन बड़ा सा, कच्चे माल की तलाश, इधर उधर गए तो फिर लड़े होंगे, लड़ाई हुई होगी, हो ही रही थी। दूसरा बाजार की तलाश, हम यहाँ दुकान खोलेंगे, हम यहाँ दुकान खोलेंगे, लड़े। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, लड़ेंगे तो सैन्यवाद। तो ये सारे कंसेप्ट कहाँ से निकल के आए? औद्योगिक क्रांति से। और ये कैसे कंसेप्ट थे? लड़ाई कराने वाले कंसेप्ट थे। ठीक है, उद्योग डेवलप हो रहा था, लेकिन इसका निगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो ये लड़ाई कराने वाले कंसेप्ट के रूप में जाने जाएंगे। तो पृष्ठभूमि ऐसे ही बनेगी। क्या लिखे सर? औद्योगिक क्रांति से भी परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा। जैसे कच्चे माल की तलाश, बाजार की तलाश, उपनिवेशों की स्थापना, साम्राज्यवाद, एवं सैन्यवाद। ये कंडीशंस जनरेट होने लगी आपसी में, आपस में उनके मतभेद या डिस्प्यूट्स। अब हेडिंग डालेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का कारण। पहला कारण है राष्ट्रवाद। इसमें पॉइंट बना के लिख लेंगे। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। बी पॉइंट, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। टुकड़े टुकड़े था, बिस्मार्क नाम है सेनापति का। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी छोटे छोटे पार्ट्स में था, उसको एकजुट किया, एकीकरण किया। भी एक सवाल भी इसमें पूछेंगे। कैवूर ने इटली का एकीकरण किया। कैवूर, कॉप आएगी मात्रा, वूर। कैवूर ने कैवूर ने इटली का एकीकरण किया। तीन पॉइंट होना, एक और देखिए। पोल लोगों ने पोलैंड की मांग की। पोल वहां की जनजातियों को कहा जाए, इसलिए पोलैंड देश हो गया। पोल, हाँ, पोल उपयोग मात्र। पोल लोगों ने पोलैंड की मांग की।
ये हमारा सवाल है, इसको कहा जाता है भारत का विस्मय भारत का विस्मय। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मय कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने भारत के जो छोटे छोटे रियासतें थी उसको मिला के भारत का एकीकरण किया था। उनको एक आजादी के टाइम पे भारत में 562 छोटी छोटी रियासतें थी, उनके एकीकरण की जिम्मेदारी पटेल जी को सौंपी गई। उन्होंने उसे बखूबी अंजाम दिया, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? भारत का विस्मय। सरदार क्यों कहते हैं? ये सर उपाधि सर महिलाओं उन्हें ने उपाधि दी थी एक जो आंदोलन हुआ था अहमदाबाद मिल। बारदौली सत्याग्रह से 1928 गुजरात के बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने उन्हें सरदार कहा। नेक्स्ट, सेकंड कारण, ये राष्ट्रवादी कारण हुआ। सेकंड कारण कूटनीतिक कारण। जर्मनी ने पहला, तमाम सारे गुट बने इसमें। कूटनीति मतलब समझते हैं, बता देते हैं। डिप्लोमेसी, आपस में अपने हितों को रक्षा करते हुए, अपने हितों को रक्षा करते हुए दूसरे को अगेंस्ट बनाए रखना। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से संधि की। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से संधि की। वह बाह्य आक्रमण का विरोध करेगा। बाह्य आक्रमण, बाहर अगर कोई अटैक करेगा ऑस्ट्रिया पे तो उसका वो जर्मनी क्या करेगा? विरोध करेगा। दूसरा पॉइंट, जर्मनी ने इटली से संधि की। फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी इटली संधि कर ली है, अगेंस्ट किसके? फ्रांस। नेक्स्ट वाला एक पॉइंट है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा, ध्यान रखिएगा। ट्रिपल अलायंस का गठन हुआ, 3 देशों का गुट बना, उसको ट्रिपल अलायंस बोला जाता है इतिहास में। ट्रिपल अलायंस का गठन हुआ। आप बता सकते हैं कौन से? जो 2 लाइन लिखा आपने उसके बेस पे बताओ ट्रिपल अलायंस कौन सा? जर्मनी तो दोनों पॉइंट में लिखे हो। किससे किससे उसने संधि की? ऑस्ट्रिया से की या इटली से की? तो ये क्या बन गया? ट्रिपल अलायंस। लिख लीजिए, ट्रिपल अलायंस में कौन हो गया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया लिखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप। अलायंस का क्या मतलब होगा? अलायंस गुट, गठबंधन, जोड़, समूह, अलायंस। तीनों का अपना आपस में क्या बन गया? गुट बन गया। अभी हमने क्या लिखवाया था स्टार्टिंग में? 6 मेन देश। नहीं, और शुरू में 6 मेन देश, 3 अलग हो गए, 3 बचे, तो वो ट्रिपल एटेंट कहलाते हैं, त्रिगुट कहलाते हैं, त्रिगुट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। इन्हीं को सर मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र किसी में कहा जाता है? मित्र राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र इसी में कहा जाता है। हाँ वही। नेक्स्ट अभी लिखवा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में लिखिए। त्रिगुट देशों का भी गठन हुआ। हाँ, त्रिगुट देशों का गठन हुआ। जिसे ट्रिपल एटेंट कहते हैं, जिसे ट्रिपल एटेंट हाँ एटेंट कहते हैं।
इसमें क्या जाएगा? फ्रांस, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। 6 में 3-3 का पार्ट हो गया। जी सर। फ्रांस, रूस, फ्रांस, रूस एंड ब्रिटेन। इंग्लैंड, वही ब्रिटेन इंग्लैंड लिखी है, गलत नहीं। फ्रांस, रूस एंड इंग्लैंड लिखो, ब्रिटेन लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल अलायंस तथा ट्रिपल एटेंट के बीच विरोधी भावना के कारण बड़े पैमाने पर सैन्यीकरण हुआ। बड़े पैमाने पर सैन्यीकरण हुआ। ये क्या मतलब हुआ? सेना बढ़ाई गई, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, तो ये वो सब जो है जितनी सेना से रिलेटेड चीजें हैं, इन 6 देशों ने क्या किया? बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी एक संतुष्ट राज्य कहलाता था। बिस्मार्क ने जब जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद बिस्मार्क ने बोला कि जर्मनी क्या है, अब ठीक है, अपने में अपना काम कर सकता है, तो उसको एक संज्ञा दे दी। बिस्मार्क ने जर्मनी को संज्ञा दी कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, तो उनको संतुष्ट राज्य की संख्या दी। लेकिन जब बिस्मार्क मरे या हटे तो उसके बाद वहां के जो राजा थे उन्होंने कहा नहीं, जर्मनी के पास पावर है विश्व विजेता बनने की। अभी तक जो जर्मनी शांत था बिस्मार्क के कारण से, अब वो क्या हो गया? उसके मन में दूसरी भावना जागृत हो गई। क्या लिखे? संतुष्ट राज्य कहलाता था। राज्य कहलाता था। बिस्मार्क के समय में, बिस्मार्क के समय में जिसने अब विश्व विजेता बनने का निर्णय लिया, बिस्मार्क के समय में जिसने अब विश्व विजेता बनने का निर्णय लिया। थर्ड नंबर पर पहला क्या था? राष्ट्रवाद, दूसरा कूटनीति, आपस में कूटनीति, तीसरा लिखेंगे सैन्यवाद। ये समझा चुके हैं। इन्होंने अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। अब उसी का पार्ट है। सैन्यवाद में आप लिख सकते हैं, क्या लिख लोगे? सेना का विस्तार करने ये 6 देश जो मेन देश थे वो अपनी सेना बढ़ाने लगे, क्योंकि उनको पता था कि हम आपस में कभी ना कभी किसी न किसी मैटर पर लड़ेंगे। तो उन लोगों ने अपनी सेना में क्या किया? भारी इजाफा किया। तो सैन्यीकरण आप लिख सकते हैं, और उसमें क्या बढ़ाना है आप समझ सकते हैं कि जो 6 मेन देश हैं उन लोगों ने अपना क्या किया? अपने हथियार हो गई, सेना हो गई, आर्मी हो गई, टैंक हो गया, वो सब बढ़ाने लगे। जिसमें 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, आप बढ़ा सकते हैं। सैन्यीकरण को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसी में लिखना है। परंतु रूस के जार, रूस का जो राजा होता था उसको जार कहते हैं, परंतु रूस के जार निकोलस द्वितीय ने नीदरलैंड देश के हेग शहर में, हेग अब द हेग कहलाता है। हेग शहर का नाम ही है, नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। द हेग बोला जाता है, पहले हेग बोला जाता है। हेग में रूस के जार निकोलस द्वितीय ने नीदरलैंड के हेग में निशस्त्रीकरण, मतलब हथियार ना इस्तेमाल, निशस्त्रीकरण के लिए 1899 एवं 1899 एवं 1909 में
प्रस्ताव रखे 1899 और 1907 में प्रस्ताव रखे, परंतु उसे स्वीकारा नहीं गया। बात समझ आ रही? जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया, ये जो बढ़ रही सैन्यीकरण था उसको समझ में आ रहा था कि ये नुकसानदायक है, इसलिए हेग में क्या किया, सम्मेलन कराया कि ये देश क्या करें, हथियारों की होड़ में आगे न बढ़े, लेकिन कोई उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। कहने का मतलब इस सैन्यीकरण का रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन ये नहीं। दहेग में क्या चीज है, बड़ा फेमस है वो चीज, एक फेमस कुछ है दहेग में, नीदरलैंड की राजधानी दहेग में बहुत फेमस चीज है। सर किसी चीज का मुख्यालय है, ठीक सही बोले, यूएनओ का मुख्यालय नहीं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी दहेग में ही। ठीक, इस एग्जाम में तो पुराना हो गया, आज तक 4 इंडियन जज वहां उस न्यायालय में न्यायाधीश बन चुके हैं। तो एक न्यायाधीश का नाम भी पूछ रखा है यूपी के किसी एग्जाम। नेक्स्ट, अब चौथे नंबर पर हेडिंग डालेंगे साम्राज्यवाद एवं आर्थिक प्रतिद्वंदिता। एवं आर्थिक प्रतिद्वंदिता। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, 18वीं 19वीं शताब्दी में 18वीं 19वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में उपनिवेश थे। किसके किसके उपनिवेश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन, और भी थे छोटे छोटे 3-4 देश थे। उपनिवेश थे किसके? इंग्लैंड, फ्रांस, 2 ये मेन है, स्पेन और पुर्तगाल के। इंग्लैंड वही, ब्रिटेन लिख लो, इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही होगा यहाँ पे। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के, इसी लाइन में लिखना है। परंतु स्पेन और पुर्तगाल उपनिवेशवाद से पीछे होने लगे। उपनिवेशवाद से पीछे मतलब बैक होने लगे वो लोग। फ्रांस और इंग्लैंड ही मेन रह गए, स्पेन और पुर्तगाल पीछे होने लगे और 2 नए प्रतिद्वंदी सामने आ गए। कौन आ गया? जर्मनी और इटली। दो नए आने लगे। कौन कौन? जर्मनी और इटली 2 नए आने लगे। 4 थे मेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस एंड ब्रिटेन या इंग्लैंड, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल थोड़े बैकफुट पर चले गए और नए 2 प्लेयर आ गए। कौन? जर्मनी और इटली, 2 नए प्लेयर। तो ये अपने आप में क्या हो रहा था? ये भी अपने आप में लड़ाई झगड़े का माहौल। भाई पीछे हो रहे होंगे, तो क्यों पीछे हो रहे होंगे? क्योंकि ये लोग आगे आ रहे थे, ये लोग आगे आ रहे थे और ब्रिटेन और फ्रांसीसी दबा रहे थे, तो वो पीछे हो रहे थे और ये लोग आगे आ रहे थे। तो ये आपस में क्या हो गई? आर्थिक प्रतिद्वंदिता का दौर चल रहा है।
एक और इसी में लिखना है बी पॉइंट। रूस और ऑस्ट्रिया, रूस और ऑस्ट्रिया साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल नहीं थे। परंतु वे विभिन्न युद्धों में लिप्त थे, मतलब लगे हुए। वे विभिन्न लड़ाइयों में व्यस्त थे, क्षेत्रीय लड़ाइयों में वो भी लगे हुए थे। मतलब रूस और ऑस्ट्रिया उपनिवेशवाद वाली दौड़ में नहीं थे, लेकिन वो भी क्या कर रहे थे भाई, लड़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है हथियार या सैन्यवाद उनमें भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बाकी उपनिवेशवाद की स्थापना में, साम्राज्यवाद की स्थापना में सैन्यवाद तो अपने आप बढ़ ही रहा था, लेकिन ये लोग उपनिवेशवाद को तो नहीं बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन किसको दे रहे थे, लड़ रहे थे, तो सैन्यवाद ऑटोमेटिक बढ़ रहा था। नेक्स्ट लाइन हेडिंग डालेंगे, युद्ध का तात्कालिक कारण। ये नॉर्मल कारण से जान गए हम लोग, तात्कालिक कारण। देखिए 28 जून तारीख के साथ लिखना है, हर जगह डेट वोट नहीं लिखी जाती, लेकिन कुछ कुछ जगह जरूरी होती है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फर्डिनेंड, लिख दीजिए, आर्कड्यूक फर्डिनेंड, ये लिखा है। ये वो है, क्या कहते हैं उसको, ऊपर वाला नाम नहीं, ये क्या कहते हैं उसको, आधा पदेन चिन्ह होता है। हाँ, आधा वाला जो बोला, आधा डॉग को आधा लिख नहीं सकते, तो उसके नीचे ऐसे हलंत, हाँ हलंत। आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या बोस्निया की राजधानी, बोस्निया देश का नाम, बोस्निया की राजधानी सराजेवा में, बोस्निया की राजधानी सराजेवा में हत्या, बोस्निया की राजधानी सराजेवा में एक सर्बियाई नागरिक द्वारा की गई, सर्ब भी वर्ड बोलते हैं उसको, सर्बिया के नागरिक तो सर्ब वर्ड बोलते थे, सर्बिया के नागरिक या सर्ब द्वारा की गई नेक्स्ट लाइन, ऑस्ट्रिया की सरकार ने इस हत्या का आरोप सर्बिया की सरकार पे लगाया ऐसी बात है, नॉर्मल बात है। ऑस्ट्रिया की सरकार ने हत्या का आरोप सर्बिया की सरकार पे लगाया और विदेश मंत्री बर्चटोल ने लिख दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ, बर्चटोल ने ऊपर लिखा
सर्बिया पर 10 प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध लगाए, जिनमें से सर्बिया ने सर्बिया ने एक को नहीं स्वीकारा। 9 बात मान ली, एक नहीं माना, वहीं पे बवाल फैल गया। सर्बिया ने एक शर्त को नहीं किया, नहीं स्वीकार। क्या था वो जान लीजिए। ऑस्ट्रिया ने कहा हम एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेंगे जिसमें ऑस्ट्रिया के अधिकारी होंगे। तो सर्बिया ने कहा ये हमारी संप्रभुता के साथ क्या है, हमारे आप ऑफिस में आके चेक करेंगे तो ये हमें स्वीकार नहीं है। बाकी 9 शर्तें सर्बिया ने मान ली थी। यही एक शर्त थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम में ऑस्ट्रिया के अधिकारी होंगे। इसे सर्बिया की सरकार ने नहीं स्वीकारा था। तब तुरंत क्या हो गया, ऑस्ट्रिया ने उस पर अटैक किया। लिख लीजिए, एक शर्त क्या लिखे, नहीं स्वीकारी, जिसमें जांच टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम भी लिख सकते हैं, जांच टीम में ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि होगा। लाइन चेंज। 28 जुलाई, 28 जून हुआ था हत्या, 28 जुलाई, 1 महीने का ये सब चला कहानी। 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया ने जर्मनी की शह पर, शह के मतलब उसके कहने पर, उसके सहयोग से, जर्मनी की शह पर सर्बिया के खिलाफ, सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसीलिए जर्मनी का इतना प्रतिबंध लगाया गया था। इसीलिए जर्मनी में इतना ये मेन, ये पॉइंट मेन है। अभी इसको 2 और लाइन लिखवा दे, फिर बताएंगे नेक्स्ट लाइन में। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का सहयोग किया, इस कारण रूस ने युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस ने रूसी मित्रता के कारण, ट्रिपल एटेंट वाले, फ्रांस ने रूसी मित्रता के कारण जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सब एक दूसरे से क्या हो गया, रिलेट होता चला जाए। जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और बाद में इंग्लैंड ने, जर्मनी को इसीलिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया को उसने क्या कहा, अगर समझा बुझा लिया रहता, मना लिया रहता तो ऑस्ट्रिया क्या हो जाता, अगर एग्री कर जाता, बात मान लेता और सर्बिया पर अटैक नहीं करता तो हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जर्मनी ने ही उसको क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को उकसा दिया कह लो, जिसकी वजह से एक के बाद एक लड़ाइयों का दौर शुरू हो गया और धीरे धीरे ये ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एटेंट आपस में
भिड़ना शुरू हो गए और यही क्या हो जाती है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टार्ट। नेक्स्ट लाइन में युद्ध का परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध संपूर्ण दुनिया द्वारा देखा गया सबसे बड़ा युद्ध था। जिसमें अधिकांश यूरोपीय देश शामिल थे। इस युद्ध में अस्सी लाख लोग मारे गए। तो आंकड़े हैं, याद नहीं करना, दिमाग में होना चाहिए थोड़ा। 80 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। घायल भी किस टाइप के घायल समझ लो, अपाहिज टाइप के घायल। हाथ उड़ गया, पैर उड़ गया, कुछ और हो गया, मतलब अपाहिज हो गए जीवन काल में। 2 करोड़ लोग घायल हुए। इस भयावह युद्ध का विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ा। विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ा। अब 1 नंबर पर लिखेंगे आर्थिक प्रभाव। इकोनॉमिक। युद्ध के दौरान, आर्थिक में लिखना है, 10 खरब रुपए का नुकसान हुआ। 10 खरब रुपए का नुकसान हुआ। उद्योग धंधे बंद हो गए या नष्ट हो गए। कार्यशील जनसंख्या का क्या हुआ होगा, अभाव हुआ। कार्यशील जनसंख्या मतलब मेन लोग मारे गए, सामने से मारा तो मर रहे थे, तो कार्यशील जनसंख्या का अभाव हुआ। नोट छापे गए। नोट छापे गए जिससे मुद्रास्फीति हो गई। मुद्रास्फीति क्या होती है? इन्फ्लेशन। जो वस्तु और सेवाओं का बहुत अधिक मतलब मूल्य बढ़ जाएगा। वस्तु सेवा का मूल्य बढ़ जाए, मौद्रिक मूल्य बढ़ जाए, सामान की वैल्यू बढ़ जाए। वैल्यू बढ़ गई, कम मिल रहा है तो वैल्यू बढ़ गई। थोड़ा मिलेगा पनीर, खाने में होता है थोड़ा मिलना लगता है। नॉनवेज जहाँ रहता है वहाँ पे एक आदमी खड़ा हो जाता है सोने के भाव में, और जहाँ वेज नॉनवेज दोनों रहता है वहाँ पनीर कोई पूछता ही नहीं जाता। लेकिन नॉनवेज पे क्या हो जाता है, एक आदमी करसुल पकड़ के खड़ा रहता है, तो चीज़ों की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ज़्यादा नोट छाप दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति भी बंद हो सकती है। नेक्स्ट लाइन, विश्व को, इसी आर्थिक में ही लिखना है, विश्व को 1929 में वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा।
जो 1 दशक तक चली। एक दशक 10 साल तक चली। बेरोजगारी की अवधारणा निकली या सामने आई। बेरोजगारी की अवधारणा सामने आई। अवधारणा सामने आई, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कीन्स ने अपनी पुस्तक, जॉन मेनार्ड कीन्स नाम था, कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इसका उल्लेख किया। जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बुक का नाम था, में इसका उल्लेख किया। नेक्स्ट प्रभाव लिखेंगे सेकंड नंबर पर, सामाजिक प्रभाव।